नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय दौरे का। काशी के सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है और जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति का जायजा भी लिया है। योगी आदित्यनाथ जिला और मंडलीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए नजर आए और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की ग्राउंड रिपोर्ट भी वो लेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री वाराणसी के कई स्थानों पर औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं और इसके अलावा सीएम को जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर क्षेत्रीय समस्याओं और सुझावों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन का भी उनका कार्यक्रम संभावित है। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां पर उनके आगमन पर जो है उनका स्वागत हुआ। इसी के साथ आज कई जगह जाकर वो समीक्षा करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर भी वो ग्राउंड रिपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात वो करने वाले, कई सारे अधिकारियों के साथ भी उनकी एक समीक्षा बैठक होने वाली, जिसमें तमाम जरूरी दिशा निर्देश उनकी ओर से जारी किए जाएंगे। और इसी के साथ साथ विकास परियोजनाओं को किस तरीके से फिलहाल धरातल पर उतारा जा रहा है और इसी के साथ साथ किस तरीके से उसका फायदा जन जन तक पहुंच रहा है, इस पूरे घटनाक्रम में वो समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। और वाराणसी दौरा है, इसी के साथ कई सारे अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक होने वाली, जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात वो कर सकते हैं। इसी के साथ दर्शन पूजन का भी दौरा उनका जो है संभावित बताया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया, योजनाओं की प्रगति पर उनका फोकस रहने वाला है। रिपोर्ट उनकी ओर से ली जाएगी, किस तरीके से परियोजनाएं जो हैं धरातल पर उतर रही हैं और विकास परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनका फायदा किस तरीके से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। तमाम अधिकारियों से इस बाबत वो जानकारी लेते हुए नजर आएंगे। जनप्रतिनिधियों से भी उनकी मुलाकात रहेगी संभावित, जिसमें जनप्रतिनिधियों से भी वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ समस्याएं हैं जनता की, इससे भी वो रूबरू होते हुए नजर आएंगे और खासकर योजनाओं की प्रगति पर उनका खासा फोकस रहने वाला है कि योजनाएं जन जन तक पहुंचे और इसी के साथ साथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी ओर से दिए जाएंगे। और जिस तरीके से कांवड़ यात्रा भी इस समय चल रही है, तो कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भी वो कई सारे जरूरी दिशा निर्देश जो हैं दे सकते हैं। तो काफी ज्यादा अहम ये वाराणसी का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है, जहां वाराणसी वो पहुंच चुके हैं और उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। नोएडा में वोकल फॉर लोकल को ग्लोबल पहचान दिलाने के उद्देश्य से नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन यानी कि NAEC ने एक भव्य नेटवर्किंग मीट का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के MSME मंत्री राकेश सचान ने शिरकत की है। NAEC अध्यक्ष ललित ठुकराल ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया और कार्यक्रम में नोएडा, देश भर और विदेश से आए सैकड़ों कपड़ा व्यापारी शामिल होते नजर आए। मंच पर उपस्थित नोएडा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, MSME विभाग और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री सचान ने कहा कि योगी सरकार में छोटे व्यापारियों को काम और पहचान मिली है। वोकल फॉर लोकल को हमने लोकल टू ग्लोबल में बदलने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं। जहां मुझे जिंदगी के 42 वर्ष गुजारने का मौका मिला है। 1982 में मैं आया था, 1976 में ये शहर बसना शुरू हुआ और इस 42 वर्षों में आपने मुझे राजनीति के शिखर पे भी कुछ काम करने का अवसर दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बीच में एक ऐसे राजनेता लगभग 1992 से लेकर आज तक हमेशा उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति में हमेशा रहे, लोकसभा के सदस्य भी रहे और वर्तमान में जिस महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री का पद कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में निभा रहे हैं, मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। और बहुत लंबा अनुभव है उनका राजनीति का, तो उनके इस अनुभव का हम फायदा उठाएं। MSME किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की, प्रदेश की रीढ़ है और जितना काम एप्पल इंडस्ट्री में हमारे इस गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में किया है,
अभी शुभ्रा जी बराबर में बैठी बता रही थी कि लगभग 50% अप्रैल का इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन हमारे इस क्षेत्र से आता है, त्रिपुर के बाद। और जहां जहां जरूरतें आती रहेंगी। सोचिए एक ऐसा प्रदेश जहां गाय सिर्फ आस्था नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की नींव बन चुकी हो, जहां देसी नस्ल की हर गाय अब किसानों के लिए कमाई का मजबूत जरिया बन रही हो। और इस बदलाव के पीछे है वो सरकार जो सिर्फ योजनाएं नहीं बनाती बल्कि जमीन पर उन्हें उतार कर दिखाती भी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब गाय पालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया इंजन बना रही है और लाखों किसानों को इसके जरिए रोजगार और आत्मविश्वास और इसी के साथ साथ एक स्थायी आय का जरिया भी मिल रहा है। सिर्फ एक डेयरी नहीं, ये ग्रामीण क्रांति की उत्तर प्रदेश की धरती पर अब सिर्फ खेती नहीं बल्कि समृद्धि की एक नई कहानी लिखी जा रही है और इसकी शुरुआत हो रही है देसी गायों के संरक्षण से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दिशा में एक और सशक्त कदम बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को लाखों रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू की है। इसके तहत 3 प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इस योजना के तहत कोई भी किसान अब 25 देसी नस्ल की गायों के साथ डेयरी यूनिट शुरू कर सकता है। गायों की नस्लें भी पूरी तरह स्वदेशी, साहिवाल, गिर, थारपारकर और गंगातीरी। कुल लागत करीब 62.5 लाख रुपए की आती है, लेकिन किसान को केवल 15% यानी कि करीब 9,30,000 रुपए ही खर्च करने हैं। बाकी एक तरफ बैंक कर्ज देगा और दूसरी तरफ सरकार उठाएगी आधे से भी ज्यादा लागत यानी कि पूरे 31.25 लाख रुपए तक की सब्सिडी। और ये योजना ऐसे 57 जनपदों में लागू की गई है जो डेयरी विकास के लिए उपयुक्त हैं। यानी सरकार अब सिर्फ वादे नहीं कर रही, जमीन पर क्रियान्वयन भी कर रही है। मिनी नंदिनी योजना। सरकार ये भी जानती है कि हर किसान के पास जमीन और संसाधन एक जैसे नहीं होते, इसलिए मिनी नंदिनी योजना लाई गई है उनके लिए जो सीमित संसाधनों के साथ कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत अब किसान 10 देसी गायों के साथ डेयरी शुरू कर सकता है। जरूरत होगी तो सिर्फ 1 एकड़ जमीन की और सरकार देगी 11.80 लाख रुपए तक की सीधी आर्थिक सहायता। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें भी वही उच्च गुणवत्ता वाली देसी नस्लें शामिल की गई हैं। साहिवाल, गिर और थारपारकर। गाजियाबाद जैसे शहरी और ग्रामीण मिश्रित क्षेत्रों में भी इसे लागू किया गया है, जहां 8 यूनिट का स्पष्ट लक्ष्य रखा गया है। ये योजना किसानों को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी अग्रसर कर रही है। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। जिनके पास जमीन सीमित है या जो छोटे स्तर से शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए है मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। इस योजना के तहत केवल 2 गायों से भी एक नई शुरुआत की जा सकती है और इसमें सरकार देती है अधिकतम 80,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता। प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये योजना लागू की गई है और सबसे ज्यादा जोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया गया है। इस योजना से अब महिलाओं को न केवल आमदनी का जरिया मिला है बल्कि सामाजिक पहचान भी मिली है। इन तीनों योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगी। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और अगर किसी को सहायता की जरूरत हो तो नजदीकी पशु चिकित्सालय, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या उप दुग्धशाला विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है, जहां कई राज्य किसान कल्याण पर चर्चा करते हैं। वहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के जीवन में बदलाव लाने का काम कर रही है। ये योजनाएं सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि एक सोच है। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर गांव और आत्मनिर्भर भारत की। यहाँ गाय केवल पशु नहीं, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक है और सरकार उस प्रतीक को संजीवनी देने में जुटी हुई है। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, तब यूपी का ये मॉडल एक मिसाल बन रहा है, जहां किसान बैंक का मोहताज नहीं, योजना का भागीदार है, जहां देसी गाय के जरिए महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, गाँवों में पलायन रुक रहा है
और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। ये बदलाव ना तो अचानक आया है, ना ही सिर्फ भाषणों से। ये है जमीन से जुड़ी वो नीति जिसमें नीति के साथ नीयत भी साफ है। देश की अर्थव्यवस्था जब गांवों से मजबूत होती है तो असली विकास वहीं से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश अब उसी राह पर तेजी से बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंदौली कृषि प्रधान जिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप इसका तेजी से विकास हो रहा है। सीएम ने जानकारी दी है कि 200 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें सभी जिला स्तरीय न्यायालय, जज आवास और अधिवक्ता चैम्बर शामिल होंगे। बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज अब पूरी तरह संचालित हो चुका है और कॉलेज में बाबा कीनाराम की मूर्ति लगाने की स्वीकृति भी दे दी गई है। पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे को चंदौली से जोड़ने की कार्य योजना पर काम जारी है। बैठकों के क्रम में आज मैं यहाँ पर आया हूँ। जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश का एक कृषि प्रधान जनपद है और सीमावर्ती जनपद भी है। जनपद के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रम पहले से ही आगे बढ़ाए हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वाराणसी का रिंग रोड चंदौली होते हुए एक विकास की धुरी बन रही है। बाबा कीनाराम जी की स्मृति में बना हुआ यहाँ का मेडिकल कॉलेज गत वर्ष संचालित हो चुका है और सफलतापूर्वक वह कार्य कर रहा है। जनपद के विकास के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों ने जितने भी अन्य प्रस्ताव दिए थे, इन्हें हमें तेजी के साथ आगे हम लोगों ने बढ़ाया है। वर्षों से जो मांग थी जनपद चंदौली की, यहाँ का जिला जनपद कोर्ट के निर्माण के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का एक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स हम दे रहे हैं, जिसमें जिला कोर्ट, जिला स्तरीय कोर्ट जितने होंगे सब तो उसमें बनेंगे ही एक छत के नीचे। अधिवक्ताओं के चैम्बर भी और न्यायिक अधिकारियों की आवासीय सुविधा भी एक कैंपस में इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स उसका बन रहा है और वह हम लोगों ने स्वीकृति तो चंदौली पहुंचे सीएम योगी, जहां पर चंदौली पहुंचने पर उन्होंने समीक्षा की है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि कृषि प्रधान जिला है, ऐसे में यहां का विकास भी तेजी से हो रहा है। बरेली में समाज सेवा और पर्यावरण को लेकर लगातार विकास हो रहा है और इसमें भूमिका निभा रही हैं पूर्व मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता साधना मिश्रा को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के उत्तर प्रदेश राज्य चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की घोषणा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल द्विवेदी ने की। उन्होंने दिल्ली मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्वयं साधना मिश्रा को नियुक्ति पत्र सौंपा है। नोएडा में रजिस्ट्रियों का संकट देखने को मिल रहा है। 15 बिल्डरों प्राधिकरण नोटिस भेजा गया है और प्रधानमंत्री कार्यालय से आई टीम के साथ हुई अहम बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। नोएडा प्राधिकरण अब उन 15 बिल्डरों को नोटिस भेजेगा जो अमिताभ कांत कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। ये वही बड़े बकायेदार बिल्डर हैं जिनकी अनुपस्थिति के चलते हजारों फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया लटक गई है। बैठक में यह तय किया गया है कि बिल्डरों को दोबारा नोटिस जारी कर 0 पीरियड पॉलिसी का लाभ दिलाया जाएगा, जिससे रजिस्ट्री की राह आसान हो सके। रजिस्ट्रियों के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की सीधी निगरानी के बीच अब नोएडा प्राधिकरण ने एक बार फिर बिल्डर्स पर सख्ती दिखाई है, ताकि वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिल सके।
गाजीपुर जेल प्रशासन ने मानवता और शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एक सराहनीय पहल की है। दहेज हत्या मामले में जेल में बंद महिला की 2 बेटियों का स्कूल में एडमिशन कराया गया है। 3 और 6 साल की दोनों बच्चियां अब महिला कांस्टेबल की निगरानी में स्कूल जाएंगी और पढ़ाई पूरी कर जेल लौटेंगी। वहीं वह अपनी मां के साथ रह रही हैं। इस पहल का उद्देश्य जेल में पल रही बच्चियों को शिक्षा से जोड़कर उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखना है। नॉलेज पार्क क्षेत्र में कुछ युवक के बीच सड़क पर कारों से स्टंट कर रहे एक वीडियो इसका सामने आया है, जिससे राहगीरों में दहशत फैल गई है। इस खतरनाक करतब का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है। कार्रवाई करते हुए नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने स्टंट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने स्टंट में इस्तेमाल की गई 2 कारों को भी जब्त कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब वायरल वीडियो में दिख रहे अन्य युवकों की पहचान कर रही है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, ये पुलिस की ओर से कहा गया है। और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीच सड़क पर कुछ युवक जो है कार के जरिए स्टंट करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया उस युवक को जो कि स्टंट कर रहा था। खबर गाजियाबाद से है, जहां ग्रोसरी कारोबारी से 38 लाख की लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इंदिरापुरम पुलिस ने लूट में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 23 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। दरअसल कारोबारी हवाला के जरिए नकदी का लेन देन करता था। इस पूरे मामले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी दे दी गई है। फिलहाल पुलिस बाकी रकम और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, आप विदित हैं कि दिनांक 14 तारीख की रात्रि 10 बजे के आसपास एक व्यापारी के साथ जो अपनी स्कूटी पे आ रहा था उसके साथ लूट की घटना की गई थी। घटना के तत्काल बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की, तहरीर प्राप्त करके मुकदमा कायम किया गया और रात में ही पुलिस की विभिन्न टीमों को लगा दिया गया। डीसीपी ट्रांस इंडियन के द्वारा अपने स्वाट टीम को उसमें लगाया गया और एसीपी साहब के द्वारा भी कई टीमों का गठन करके घटना के अनावरण के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए और तमाम प्रयासों के बाद आज पुलिस ने इसमें 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें 2 अपराधी जो मुठभेड़ में घायल हुए हैं वो अभी जिला अस्पताल में दाखिल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 4 अपराधी आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। ये सारे अपराधी बुलंदशहर, गाजियाबाद और इस बीच रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपको। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। झांसी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मोबाइल ऐप्स और व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन सट्टा कारोबार को अंजाम दे रहे 6 सट्टा माफिया
पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने इनके पास से 26 मोबाइल फोन, 60 ATM कार्ड, एक लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टेबाजी में किया जा रहा था। ऐसे में इन तमाम युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे पूछताछ चल रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज थानाध्यक्ष कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा 6 अंतर्राष्ट्रीय सट्टा खिलाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो मेन गैंग लीडर है वो अभी वांछित है और इसके अलावा भी और जो उनके साथी हैं उनको भी कुछ लोगों को वांछित किया गया है। इसमें जो 2 अपराधी हैं योगेश और कृष्णा, ये दोनों मथुरा के रहने वाले हैं और ये पूर्व में दुबई जाकर के प्रशिक्षण भी लेकर के आए हुए हैं। यहाँ ये लोग अपना ऐप बनाए हुए थे। ऐप से व्हाट्सएप के माध्यम से इनके जो कस्टमर है वो जुड़ते थे। कानपुर से एक शर्मनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बावजूद शोहदों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और शहर के चकेरी थाना क्षेत्र में एक राह चलती लड़की से दिन दहाड़े छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। पीड़ित खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है और इलाके में दहशत का माहौल है। इस पूरी घटना का वीडियो पास के एक CCTV कैमरे में कैद हो गया, जो ये दिखाता है कि शोहदे किस तरह खुलेआम कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति एक छात्रा के साथ छेड़खानी करते हुए दिख रहा है। यह वीडियो चकेरी थाना क्षेत्र से संबंधित है। इसमें पीड़िता के द्वारा दी गई तहरीर पर कल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। साथ ही इसमें थाने की ओर से 4 टीमें बनाई गई हैं। अभी पुलिस के पास बहुत ही अच्छी लीड प्राप्त हुई है। इसकी जल्दी ही गिरफ्तारी कर आवश्यक जो विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जाएगी। लखीमपुर खीरी से किसानों की पीड़ा और सरकारी व्यवस्थाओं की सच्चाई को उजागर करती एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां खाद के लिए लाइन में लगे किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। पीड़ितों में एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। ये लोग 3 दिनों से भदूरा सहकारी समिति से खाद पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार लाइन में लगने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिली। जब किसान का सब्र टूटा और वो आगे बढ़े तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित किसानों ने लखीमपुर मोहम्मदी हाईवे पर जाम लगा दिया और इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जहां पर बुरी तरीके से जो है किसानों पर लाठियां बांधी जा रही हैं और इसमें जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला भी इसमें शामिल है। और ऐसे में सरकार की और इसी के साथ प्रशासन की प्रणाली पर कई सारे सवाल इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं। मेरठ ADG जोनल ऑफिस में कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां 12,000 से अधिक CCTV कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से लेकर AI सॉफ्ट लर्निंग तक हर तकनीक का इस्तेमाल कर प्रशासन यहां पर और सजग हो रहा है, ताकि किसी भी स्थिति पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। ADG भानु भास्कर ने कहा है कि श्रद्धालु हमारी व्यवस्था केंद्र के बिंदु हैं, सुरक्षा हमारा संकल्प है, हर सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे जिस जगह पे आप लोग खड़े हैं वहाँ पे हमारे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, हमारे विजुअल मीडिया मॉनिटरिंग का सेल है, जिसमें हमारे जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या X हो, इसी तरह से उसकी सभी की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को सबसे अच्छा सेवा हम लोग दे सकें। नंबर 2, इसके साथ साथ जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा कैमरास का CCTV कैमरास का नेटवर्क है, जो दोनों रेंजेस सहारनपुर रेंज में और मेरठ रेंज में है, जिसमें लगभग 11 से 12,000 कैमरा है। तो उनका जो है विधिवत और सेंसिटिविटी के आधार पर उनकी मॉनिटरिंग की जाती है और उस पर फीड देखा जाता है। इस सारे का उद्देश्य ये है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आने पाए, श्रद्धालुओं को यातायात प्रबंधन में या आपके भीड़ प्रबंधन में या किसी भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए। इसलिए ये प्रबंधन किया गया है, ताकि हर समय जो है हम लोग तकनीकी का इस्तेमाल करके, AI का इस्तेमाल करके अच्छा प्रबंध और अच्छी सेवाएं जो है हम लोग सभी श्रद्धालुओं को, कावड़ियों को दे सके। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।